Hello everyone, welcome back to my channel Psychology की पाठशाला and here I am with another video on the decision making process model. ये आपका social psychology का part है and इसका जो decision making जो steps है वो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है. तो आई जस्ट थॉट कि एक छोटा सा एक ऐसा एक छोटा लेक्चर लेकर आते हैं जो कि आपका थोड़ा आसानी से आपको समझ भी आ जाएगा एंड ऑफ कोर्स आपका 2 नंबर तो बिल्कुल आपके हाथ में है. सो येस, आई हैव ब्रॉट दिस वीडियो. ऑल्सो आई हैव सीन दैट मेनी ऑफ यू आर giving me lots and lots of appreciation for the videos or the lecture which I bring. तो अगर आपकी इससे मदद हो रही है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फॉर मोर वीडियोज़ और कोई भी आपका लेक्चर ना छूट जाए. ऑल्सो प्लीज़ 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 इसको शेयर करिएगा विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर रिलेटिव्स जिनको भी इनकी ज़रूरत है, जिनको दे हैव टू गिव द UGC नेट एग्ज़ाम. तो येस, यस, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. ऑल्सो इसमें मैंने ऐसे 5 क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं, जिसके बारे में मैंने अपने लेक्चर्स भी तैयार किए थे. मेरे प्लेलिस्ट में है, आप उसको देख सकते हो. तो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मॉडल समझने के बाद हम 5 क्वेश्चंस ऐसे डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, राइट. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम जब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मॉडल की बात करते हैं तो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मॉडल है वो पहली बात दिया किसने था? तो ऑफकोर्स लटाने एंड डार्ले का ये मॉडल है. और बेसिकली बहुत सारे ऐसे इमरजेंसी के फीचर्स होते हैं जिसमें हमें हेल्प करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, राइट. क्यों ऐसा होता है, इसके भी कुछ रीज़न्स हैं. तो वो इन्होंने रीज़न्स बताए थे कि क्यों हम इमरजेंसीज़ में हेल्प नहीं करना चाहते हैं. उसके कुछ रीज़न्स होते हैं. तो पहला इन्होंने बोला क्योंकि इमरजेंसीज़ जो है वो रेयर और अनयूजुअल होती है, राइट. बहुत इमरजेंसीज़ जो है वो कभी कभार आती है, बहुत अनयूजुअल चीज़ है. तो लोगों को इसके बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है इमरजेंसीज़ हैंडल करने में, राइट. ऑफ कोर्स आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि इमरजेंसी सिचुएशंस को अच्छे से डील नहीं कर पाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो आसानी से उसको डील कर लेते हैं. सो ऑफ कोर्स ये एक पहली चीज़ तो एक बहुत रेयर चीज़ है, अनयूजुअल है, रोज़ होती नहीं है. तो इस वजह से भी, और उनका एक डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता है इसके साथ कि उनको इससे कैसे कोप अप करना है, राइट. उनकी कोपिंग एबिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं होती है. कुछ लोगों की होती है, कुछ की नहीं होती है. ऑफ कोर्स साइकोलॉजी की हम जब भी बात करेंगे तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस ज़रूर होते हैं. ओके, दूसरा रीज़न ये होता है कि अगर उनका एक, जैसे मान लो कि एक उनके लाइफ में इमरजेंसी हुई हो और उन्होंने उसमें वो हेल्प की हो, तो ज़रूरी तो नहीं है कि सेम तरीके की इमरजेंसीज़ ही हर बार आए. इमरजेंसीज़ तो अलग अलग तरीके की हो सकती है. तो दूसरा रीज़न इन्होंने ये दिया कि हो सकता है कि उस पर्सन का एक इमरजेंसी हैंडल करने में अच्छा एक्सपीरियंस हो, बट अगर दूसरी आ जाए तो वो नहीं कर सकता, राइट. तो क्योंकि अलग अलग इमरजेंसीज़ में अलग अलग हेल्प चाहिए, राइट. अगर किसी का कार एक्सीडेंट हो जाता है, अगर इस तरीके की इमरजेंसी हो जाती है तो आपको अलग तरीके की हेल्प करनी होगी. आपको उसे, अगर आपके पास कोई व्हीकल है तो आपको अपने व्हीकल में उसको लेकर जाना होगा हॉस्पिटल, या फिर आपको अरेंज करना पड़ेगा. अगर आपके पास नहीं है आपको एम्बुलेंस को कॉल करना पड़ेगा, राइट. और वहीं पर अगर किसी के घर में कोई फायर आग लग गई हो, या तो आपको उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको हॉस्पिटल तो जाना नहीं होगा ना, आपको फायर ब्रिगेड को कॉल. तो अलग अलग इमरजेंसीज में अलग अलग स्टेप्स लेने होते हैं, राइट. तो हो सकता है कि आपने कार एक्सीडेंट वाली इमरजेंसी को तो अच्छे से हैंडल कर लिया, बट ये फायर वाली आप नहीं कर पा रहे हैं. तो ये दूसरा रीज़न है. और तीसरा जो इन्होंने रीज़न दिया था वो ये है कि हाँ, तो
जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है कि सेविंग समवन हु इज ड्रोनिंग रिक्वायर्स जंपिंग इनटू वाटर, राइट। अगर कोई डूब रहा है तो उसको बचाने के लिए तो आपको वाटर में जंप करना पड़ेगा, स्विम करना होगा, उसको निकालना होगा। लेकिन अगर किसी का टायर खराब हो गया है तो उसको आपको हेल्प करना है टायर के साथ, तो उसमें अलग तरीके की आपकी एक्सपर्टीज चाहिए या आपको किसी को बुलाना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड क्या है, इमरजेंसीज अनफोरसीन होते हैं, मतलब आपने इमरजेंसीज को फोरकास्टिंग नहीं की है, उसकी इमरजेंसी की अब होने वाली है, राइट, वो सडनली आ जाता है और आप उसके ऑप्शंस को नहीं सोच पाते हो या आप उसके प्लान ऑफ एक्शन को डेवलप नहीं कर पाते हो। तो अकॉर्डिंग टू द मॉडल ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो कि लटाने एंड डार्ले ने दिया था, हेल्पिंग बिहेवियर अकर्स ओनली व्हेन अ पर्सन टेक्स 5 डिस्टिंक्ट स्टेप्स। और तो लटाने डार्ले ने 5 स्टेप्स दिए थे और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि जब हम 5 डिस्टिंक्ट स्टेप्स पर हम आते हैं और तभी हम हेल्पिंग बिहेवियर कब कर पाते हैं। और अगर किसी भी पॉइंट पर अगर एक पर्सन फेल हो गया है किसी स्टेप को लेने में तो वो हेल्प प्रोवाइड नहीं करेगा। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। क्या 5 स्टेप्स होते हैं? सबसे पहला तो एक इमरजेंसी आ गई, अब पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप ये होगा, नोटिस दैट समथिंग इज हैपनिंग। आप यहाँ पर पहले नोटिस करते हो कि कुछ हो रहा है। देखो, कोई भी चीज़ अगर आपने देखा ही नहीं कि कुछ हो रहा है तो आप हेल्प तो करोगे नहीं ना, आप देखोगे, है ना। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है? अटेंशन, कि आपने उस चीज़ को नोटिस किया कि कुछ हो रहा है। मान लो भीड़ लग गई, आप वहाँ से जा रहे हैं और वहाँ पे भीड़ लगी हुई है, लेकिन अगर आपने देखा ही नहीं है कि भीड़ क्यों लगी हुई है तो आप आगे तो जाओगे ही नहीं, आप उसको देखोगे नहीं कि वहाँ क्या हो रहा है, कुछ इमरजेंसी आ गई है ना। आप अगर आगे बढ़ गए, आपने देखा ही नहीं कि भीड़ है, तो फिर आपका हेल्प तो वहीं पे खत्म हो गया ना। तो पहला स्टेप क्या है? नोटिस दैट समथिंग इज हैपनिंग। आप पहले नोटिस करिए कि कुछ वहाँ पर हो रहा है। अब आपने जब नोटिस कर लिया तो यू इंटरप्रेट इवेंट एज एन इमरजेंसी। अब जब आपने वहाँ पे जाके देखा कि वहाँ पे कोई पड़ा हुआ है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, और तब आपने उसको देखा कि इमरजेंसी हो गई है, फिर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो फॉर प्रोवाइडिंग हेल्प। अगर आपने देख लिया कि यस इमरजेंसी है, आप तभी स्टेप 3 पे आप जाओगे जहाँ पर आप ये सोचोगे कि क्या आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है या नहीं। अब यहाँ पर एक बात आती है, अगर आपने नहीं लेनी है तब तो आप हेल्प करोगे ही नहीं, डिसाइड नहीं करोगे हेल्प करने की। लेकिन अगर आपको लेनी है तब आप डिसाइड करते हो कि अच्छा कैसे हेल्प करें, क्योंकि कैसे हेल्प तो रिसोर्स भी तो होना चाहिए। अब आपको किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपके पास कार ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? या तो फिर आप एम्बुलेंस को बुलाओगे, तो आप सोचोगे ना कि कैसे हेल्प करें और फिर आप फाइनली हेल्प करोगे। लेकिन अगर किसी भी यहाँ के किसी भी स्टेप पर अगर आपका नो आ जाता है तब आप इस आखिरी स्टेप पे पहुंचोगे ही नहीं, राइट। जैसे कि देखो यहाँ पर ये वाला अगर आप इमेज देखो तो यहाँ पे कहता है कि नोटिस द इंसिडेंट। अगर आपने यस किया तो अभी आप उसको इंटरप्रेट करने जाओगे कि वो इमरजेंसी है कि नहीं, लेकिन अगर आपने नो कर दिया तब तो वहाँ मामला ही ख़त्म हो गया। फिर आपने जब उसको इमरजेंसी इंटरप्रेट किया, अच्छा अब अगर आपके अकॉर्डिंग वो इमरजेंसी है कि नहीं, येस और नो। अगर येस है तब आप रेस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करना चाहोगे, नहीं है तो नो हेल्प करोगे। फिर अज्यूम, अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम कर ली कि हाँ हमें मदद करनी चाहिए, आप तभी हेल्प करने की कोशिश करोगे, वरना तो नहीं करोगे। तो यहाँ पर हर स्टेप पे इन्होंने कहा कि अगर येस है तो आप आगे जाओगे, अगर किसी भी स्टेप पर नो आ जाता है तो वहीं पर कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़, नोटिस समथिंग इज हैपनिंग। इसमें क्या होता है कि पहले आप नोटिस करो, क्योंकि लोग, देखो ये इसलिए हार्ड होता है क्योंकि लोग अक्सर अपने में रहते हैं, दे आर सेल्फ फोकस्ड। तो जैसे आप कोई बड़े शहर में जब रह रहे हो, है ना, तो इस तरीके की चीज़ों को नोटिस करना जो है वो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे आप नॉइज़ है, स्ट्रेंजर्स है, इनको आप ज़्यादातर अवॉइड करते हो। तो कभी क्या होता है, सो इन सम केसेस पीपल अटेंशन ही नहीं देते, लोग अटेंशन ही नहीं दे, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि वो अटेंशन नहीं देते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि कोई इमरजेंसी आई थी। अब जैसे कभी कभी क्या होता है, आपके बगल वाले घर में कोई दिक्कत आ गई है लेकिन आपको पता ही नहीं होता है कि वैसा है ना। तो ये तो नोटिस समथिंग इज हैपनिंग वाला स्टेज भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और थोड़ा सा इसमें अगर आप फोकस्ड नहीं है तो आपको नहीं पता चलेगा।
इंटरप्रेटिंग इट एज एन इमरजेंसी। फिर आपने जब नोटिस कर लिया तो आपको ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि इमरजेंसी है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम फेल हो जाते हैं ये जानने में कि इमरजेंसी है कि नहीं। हम कभी कभी क्या होता है, हम भीड़ भड़क्का देख के हमें लगता है, हम दूसरों को देखने लगते हैं कि वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, है ना, और फिर आप खुद भी उसको इमरजेंसी मानने से इनकार। जैसे मान लो कि अगर रास्ते पर आपने देखा छोटे छोटे बच्चे हैं और वो एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, हम ये सोच लेते हैं कि अरे ये तो भाई बहन है तो ऐसी लड़ाई हो रही होगी, बट इतना लड़ाई में इतना हो जाता है। एक ऐसा केस भी आया था, तो वहाँ पे लड़ाई में इतना हो जाता है कि वो इंसान को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से चोट लग जाती है। तो ये ज़रूरी है कि हम इसको पता करें कि वो इमरजेंसी है भी या नहीं। अब अगर आप उसको कह ही नहीं रहोगे इमरजेंसी, तो आप तो आगे जाओगे ही नहीं ना, है ना। तो व्हेन पीपल आर इन अ न्यू और अनफेमिलियर सिचुएशन दे ऑफन लुक टू सी हाउ अदर पीपल आर रिस्पॉन्डिंग। और हमारे अंदर तो एक बहुत अच्छी आदत ये भी होती है कि जब हम किसी अनफेमिलियर सिचुएशन में हैं, एक अलग तरीके की सिचुएशन में होते हैं जिससे हम रोज़ नहीं मिलते हैं उस टाइप की सिचुएशन से, तो हम दूसरों को देखते हैं कि अच्छा दूसरा क्या कर रहा है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो अगर हम अनश्योर होते हैं कि वेदर अ पर्सन इज ट्रूली इन नीड ऑफ हेल्प, तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, है ना। ये डिसाइड, फिर हम पहले दूसरे लोगों को देखते हैं, तब हम डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे एक्ट करना है। और इससे क्या आता है, प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस। देखो इसी से ये वाला क्वेश्चन भी उत्पन्न होता है आपके एग्जाम्स में, ये भी क्वेश्चन में लेकर ज़रूर आऊँगी, क्योंकि प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस का क्वेश्चन पूछा था जब मैंने एग्जाम दिया था JRF का, तो वहाँ पर प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस पूछा था। तो प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस क्या होती है, इन विच पीपल लुक टू ईच अदर पब्लिक बिहेवियर टू डिटरमाइन हाउ दे शुड एक्ट। वो दूसरों को देखते हैं कि उनको कैसे एक्ट करना है ना। और लेकिन अगर हर पर्सन दूसरों को देख रहा है ना, और कोई भी ऐसा नहीं बनना चाहता कि जो ओवर रिएक्ट करे, तो उसका अंजाम क्या होगा कि जिसको हेल्प चाहिए उसको तो कुछ भी नहीं मिलेगी ना, उसको हेल्प तो मिलेगी नहीं, क्योंकि सब ये अज्यूम कर लेते हैं कि क्योंकि दूसरे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो ये इमरजेंसी नहीं। अब ऐसा भी तो होता है ना, अगर आप खड़े हुए हो, मान लो भीड़ में कुछ हो रहा है, लोग खड़े हैं लेकिन लोग कुछ कर नहीं रहे, तो आपको लगता है कि अरे दूसरे नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों एम्बैरेस होने जाएं, हम क्यों करें, हम क्यों ओवर रिएक्ट करें, तो इसका मतलब कि ऐसी कोई भारी इमरजेंसी तो नहीं है। तो जब हम दूसरों को देखकर कुछ काम करते हैं तो मतलब हम इग्नोर कर रहे हैं। और प्लूरलिस्टिक नाम क्यों दिया है, क्योंकि प्लूरल हो गया, जब बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, जब बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं, और हमने भी सोच लिया कि चलो क्योंकि बाकी कर रहे हैं तो हम भी करें, तो भेड़ चाल जिसको कहते हैं उसको कहते हैं प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस। तो प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ नॉर्म मिसपरसेप्शन है जो कब अकर होता है, व्हेन ईच इंडिविजुअल इन द ग्रुप प्राइवेटली रिजेक्ट द ग्रुप नॉर्म। जब हर इंसान ग्रुप नॉर्म रिजेक्ट कर रहा है लेकिन ये अंदर ही अंदर ये बिलीव करता है कि दूसरे इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब कि हमने ये देखा कि हम करना तो चाह रहे हैं, ग्रुप के नॉर्म को हम प्राइवेटली तो रिजेक्ट कर रहे हैं, हमें तो करना तो है, लेकिन हम ये बिलीव कर रहे हैं कि दूसरे भी तो वही कर रहे हैं, दूसरे तो एक्सेप्ट कर रहे हैं उस नॉर्म्स को। ऐसा हो सकता है कि बाकी लोग भी वही सोच रहे हो जो हम सोच रहे हैं, मतलब हम ये सोचते हैं कि बाकी लोग भी तो नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग भी तो ग्रुप में ही हैं, तो हम क्यों करने जाए, राइट। तो ये क्या है, ये प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस है। तो जॉन डार्ले एंड बिब लटाने ने पहली स्टडी की थी ऑन द इम्पैक्ट ऑफ सिचुएशनल फैक्टर्स ऑन पीपल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ इमरजेंसी। इन्होंने एक स्टडी की थी, इन्होंने जानने की कोशिश की थी कि सिचुएशनल फैक्टर्स का लोगों के जो इंटरप्रिटेशन होता है इमरजेंसी का, इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब जो सिचुएशनल फैक्टर्स हैं उनका क्या इम्पैक्ट है लोगों के इंटरप्रिटेशन में कि वो इमरजेंसी है कि नहीं, मतलब लोग उसको मानते हैं एज एन इमरजेंसी कि नहीं। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने स्टूडेंट्स को लैब में लेकर आया, एक सिंपल क्वेश्चन है स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए। कुछ स्टूडेंट्स को रूम में रख दिया क्वेश्चनर कंप्लीट करने में, और दूसरों को अदर्स वर प्लेस्ड इन द रूम 2 अदर सब्जेक्ट्स के संग। थोड़े समय के बाद जब क्वेश्चनर शुरू हो गया तो एक अनयूजुअल इवेंट आया, स्मोक जो है वो रूम में आने लग गई। तो रिसर्चर ने फिर एग्जामिन किया कि यहाँ बच्चे क्या करेंगे, राइट, क्योंकि ये बहुत ही ऑब्वियस इमरजेंसी है कि स्मोक आ रही है अंदर। जो पार्टिसिपेंट्स रूम में अलोन थे वो सारे खड़े हो गए इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि स्मोक का क्या सोर्स होगा, और वो वहाँ से निकल गए एक्सपेरिमेंटर को बताने के लिए। लेकिन क्या हुआ, जब 3 सब्जेक्ट्स एक संग रूम में थे
किसी ने भी स्मोक को अगले 6 मिनट तक नहीं बताया। मतलब जब तक रिसर्चर्स ने ऑफिशियली उस स्टडी को ख़त्म नहीं किया, किसी ने नहीं बताया। इनफैक्ट 24 लोग जो 8 ग्रुप में थे, सिर्फ एक ने स्मोक को रिपोर्ट किया। और ये स्मोक कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी। अगर 6 मिनट में ये स्टडी को ख़त्म नहीं की जाती तो स्मोक इतनी थिक थी कि उनको स्मोक को दे हैड टू वेव द स्मोक अवे, अपने ऐसे मुंह से उनको हटाना पड़ता क्वेश्चनर कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चनर भी उनको नहीं दिखाई देता। तो ये कोई छोटी मोटी स्मोक नहीं थी, राइट। तो ये इससे ही देखो पता चल रहा है कि हम कितना ज़्यादा प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस पे बिलीव करते हैं, राइट। अब टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोवाइडिंग हेल्प। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लेनी पड़ेगी ना। इवन व्हेन हमने देख भी लिया कि सिचुएशन जो है वो इमरजेंसी की है, लेकिन हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि दूसरे लोग हेल्प कर देंगे। अरे हम क्यों करें, है ना। तो मतलब उनको खुद करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे भी तो हैं, वही कर लेंगे। तो ये जो डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब पीपल आर एक्चुअली लेस लाइकली टू गेट हेल्प व्हेन दे आर विथ मेनी पीपल देन विथ ओनली 1 और 2 पीपल। उन्होंने बोला ये बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मान लो वहाँ पे 3-4 ही लोग हैं, तो भले ही उस इंसान व्यक्ति को हेल्प मिल जाए, लेकिन जब वहाँ पे कम से कम 20 लोग मौजूद होंगे तो उस व्यक्ति को हेल्प मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि हम क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई तो कर ही देगा। ये हमारी थिंकिंग है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट कहते हैं। अब लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट ऑफ प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस में। ये जान लो कि वो इंटरप्रेटिंग इट एज एन इमरजेंसी में प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस है, क्योंकि कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है तो हम भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसी खास नहीं है इमरजेंसी। ये प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बाकी लोग जो दे आर नॉट एक्टिंग, तो हम भी एक्ट नहीं कर। लेकिन यहाँ पर आपने देख लिया कि इमरजेंसी है, बट आप हेल्प करने इसलिए नहीं जा रहे हो क्योंकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफ्यूज कर रहे हो। यहाँ पर आपने देख लिया कि इमरजेंसी है, हमें हमारी ज़रूरत है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि दूसरे हेल्प कर देंगे। तो इन्होंने एक क्लेवर स्टडी की थी, इस डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी इन्होंने टेस्ट करने के लिए एक स्टडी की थी, और उनको दे वर टेकन टू वन ऑफ सीरीज ऑफ स्मॉल रूम्स जो कि इंटरकॉम से कनेक्टेड था, और उनको बोला गया था कि वो पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में बातें करेंगे जो कॉलेज स्टूडेंट्स फेस करते हैं, है ना। और कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंटर उनकी कॉन्वर्सेशन को नहीं सुनेगा। सम सब्जेक्ट्स टॉक विद जस्ट वन अनदर पर्सन। एक इंसान एक से बात कर रहा था, कुछ अदर्स जो 3 के ग्रुप्स में थे और कुछ 6 के ग्रुप में थे, तो वो ग्रुप्स में बात कर रहे थे। Early in the conversation, one participant mentioned that he had some trouble with a seizure disorder that was sometimes triggered by stress. ठीक है। Later, यही पर्सन की स्पीच was slurred और उसने हेल्प मांगी कि वो मरने जा रहा है, तो कौन हेल्प करेगा। तो 85% ऑफ द सब्जेक्ट जो अलोन थे, उसने तुरंत इमीडिएटली गॉट हेल्प, as did all over with just one other person. और 60% ऑफ दोज जो 2 में थे और 31 जो 6 के संग थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये अज्यूम कर लिया कि जब 6 का था तो उन्होंने क्लियरली अज्यूम कर लिया कि अरे बाकी 5 तो है, वो हेल्प कर देंगे। तो देखो किस तरीके से परसेंट कम हुआ। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि डालने और लटाने के हिसाब से क्या उन्होंने कहा था कि जब लोग जो है बढ़ जाते हैं तो हेल्पिंग का चांस जो है वो कम हो जाता है। देखो इसको लॉजिकली पढ़ना, जब हम यूजीसी नेट जैसे पेपर की तैयारी करते हैं तो हमें लॉजिक से हर कुछ पढ़ना पड़ेगा, और हमें उस तरीके से, आप ये एक्सपेक्ट करो कि हर चीज़ डायरेक्ट पूछी जाएगी कि अच्छा ये वाला मॉडल किसने बनाया था, बस यही पूछा जाएगा कब बनाया था, ये नहीं होता है। अब पेपर का फॉर्मेट बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, तो हर चीज़ों को, अच्छा मैंने देखा कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि मैं इसमें से मैं जो लेकर आती हूँ मैं उससे बताती हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ बोलती रहूँगी तो आप कैसे बाद में मेरे वीडियोस से पढ़ोगे। कुछ ना कुछ आपके पास मैटर, कुछ ना कुछ नोट्स तो ज़रूर होना चाहिए ना, है ना। और ये सारी चीज़ें इतनी ज़रूरी है कि इसके बिना यू विल नॉट बी एबल टू स्टडी। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। पीपल हु बिलीव दे आर द ओनली वन हु कुड प्रोवाइड हेल्प टू अ पर्सन आर मोर लाइकली टू हेल्प इवन इफ दे थिंक अदर्स आर अवेयर ऑफ द नीड। तो जब लोगों को ये लगता है कि सिर्फ एक वही है जो हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा हेल्प करते हैं इवन इफ उन्हें लगता है कि भले ही लोगों को पता हो।
जैसे इफ यू बिलीव दैट अदर पीपल आर अवेयर ऑफ पर्सन's नीड but that those other helpers are too far away for help, you are much more likely to help than you think that other people are as available to help as you are. मतलब आपको भले ये चीज़ पता है कि बाकी लोगों को भी तो पता है कि इमरजेंसी है, लेकिन आपको ये भी पता है कि बाकी लोग इतने दूर हैं कि वो नहीं आ सकते हेल्प करने, तो आप ज़्यादा मदद करोगे एज कम्पेयर टू जब आपको पता है कि बाकी लोग भी तो हैं, कर लेंगे, राइट? अब डिसाइड हाउ टू हेल्प। चौथा ये आता है कि आपको हेल्प करने के लिए आप कैसे हेल्प करोगे। तो उस हेल्प करने के लिए आपको जो है पता होना चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए। जैसा कि मैंने वो कार वाला आपको एग्जांपल दिया था। अब आप डिसाइड करते हो, अगर आपके पास कार है तो अच्छा है, आप उसमें ले जाओगे, किसी का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन नहीं है तो आप एम्बुलेंस बुलाओगे या आप किसी को कॉल करोगे, है ना? तो यहाँ पर ये तो इन स्टडी क्रेमर और कलीग्स ने किया था। पार्टिसिपेंट्स वर ईदर एजुकेशन स्टूडेंट या नर्सिंग थे, और या तो वो अकेले थे या दूसरों के संग थे। तो जब वो एक क्वेश्चनर फिल कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मैन जो है वो लैडर से रूम के बाहर गिर गया है और वो चिल्ला रहा है। जो अकेले थे वो ज़्यादा हेल्प कर रहे थे देन दोज विद अ नॉन रेस्पॉन्डिंग अदर। नर्सिंग स्टूडेंट्स who helped was basically the same if they were alone or with others. ऐसा नहीं कि नर्सिंग स्टूडेंट बहुत अच्छे लोग हैं। नर्सिंग स्टूडेंट्स इसलिए ज़्यादा हेल्प किया क्योंकि उनको पता था कि करना क्या है। तो जब आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है तो आप क्या वहाँ कर लोगे, है ना? तो इस वजह से भी उसके बाद क्या होता है, आप एक्चुअल में उसको प्रोवाइड करते हो। और ये स्टेप डिफिकल्ट होता है ऑडियंस इनहिबिशन की वजह से। मतलब पीपल कैन बी रिलक्टेंट टू हेल्प फॉर फियर ऑफ मेकिंग अ बैड इंप्रेशन ऑन अदर्स बाई अपियरिंग स्टूपिड और ओवरली कॉल्ड। तो इन अदर वर्ड्स जो लोग होते हैं वो रिलक्टेंट होते हैं हेल्प करने के लिए और फॉर फियर ऑफ मेकिंग अ बैड इंप्रेशन ऑन अदर्स। मतलब लोग ये समझते हैं कि अरे अगर हम ऐसा कर लेंगे तो लोग हमको गलत इंप्रेशन देंगे, हमें स्टूपिड मानेंगे। तो ऑडियंस इनहिबिशन से आप कैसे बचें? फेमिलियरिटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड ऑफ द अदर्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट। स्टूडेंट्स लैब में आए पेयर में या ग्रुप में, और हाफ ऑफ द केसेस में स्टूडेंट्स के पास 20 मिनट थे टू गेट टू नो ईच अदर, एंड फिर वो काम करने लग गए प्रॉब्लम्स पर। दूसरे में स्टूडेंट्स को ऐसा कुछ कॉन्वर्सेशन नहीं हुई, ठीक है, और फिर क्या हुआ, एक वर्किंग मैन लैडर से गिर गया। तो किसने हेल्प किया? जो पेयर में थे वो ज़्यादा हेल्प कर रहे थे। तो जब हम फेमिलियर हो जाते हैं लोग एक दूसरे से तो हम ज़्यादा हेल्प करते हैं एज कम्पेयर टू जब हम उतने फेमिलियर नहीं होते हैं, राइट? अब हेल्प के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज होती है। आप क्या कर सकते हो टू मेक श्योर कि आपको हेल्प मिले अगर कोई इमरजेंसी आ गई। एक पर्सन को आप क्राउड में आइडेंटिफाई करिए, उसको डायरेक्टली बुलाइए कि आप आइए, है ना? तो इससे डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कम हो जाती है। अगर आप किसी इमरजेंसी में हैं आप किसी एक पर्सन को बुला सकते हैं। वाई? बिकॉज साइकोलॉजिकली यू नो कि कोई हेल्प करने नहीं आएगा। तो अगर आप ऐसे करोगे तो डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। सेकेंड, आप क्लियरली लेबल कर दो कि वो कि इमरजेंसी है, कह दो कि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो जो मिस इंटरप्रिटेशन होता है ना किसी सिचुएशन को देख के, वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली ये चीज़ बोल दो। और फाइनली आप उसको इंस्ट्रक्शन दे दो कि उससे कैसे मदद करनी है। मान लो आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है ना, और आपने एक पर्सन को कहा कि तुम आ जाओ, फिर आपने कहा कि मुझे दिक्कत हो रही है सांस लेने में, और फिर आपने बता दिया कि मेरे बैग में इनहेलर पड़ा है लेकिन बैग उधर है तो आप वहाँ से मुझे दे दो, ऐसा कुछ। तो ये एग्जाम्पल है। तो इससे क्या होगा कि वो उसको पता रहेगा कि अच्छा इनहेलर देना है और ऐसे हेल्प करनी है, राइट? अब देखो ये क्वेश्चन, ये एक दिसंबर का क्वेश्चन है कि डिसीजन स्टेज मॉडल में कितनी स्टेजेस होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? 5। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, पॉजिटिव और नेगेटिव एनवायरमेंटल स्टिमुलस जो मोटिवेट करता है बिहेवियर को, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं रीइंफोर्समेंट। अब मेरे चैनल पे ही रीइंफोर्समेंट के बारे में पूरा है, कंडीशनिंग के बारे में, क्लासिकल कंडीशनिंग आप बिल्कुल पढ़ लो, है ना? उसमें रीइंफोर्समेंट के बारे में है, उनके ट्रायल्स के बारे में है। तो मेरा वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी भी लिंक दे दूंगी, आप जाकर उसको पढ़ लेना। अब रिपीटेड मेजर अनोवा में जहाँ पे 20 सब्जेक्ट्स हैं, ईच सब्जेक्ट वॉज टेस्टेड अंडर ऑल द 3 एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। द कंडीशन एक्स सब्जेक्ट वेरिएंस, जिसको एस्टिमेट ऑफ एरर वेरिएंस कहते हैं, वो किस पे बेस्ड होगा? तो यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है एरर वेरिएंस का। तो इसका आंसर देखो, अब इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होके इसका आंसर करते हैं
एन के माइनस वन, ठीक है। लेकिन इसका आंसर ये एन के माइनस वन से नहीं आएगा, इसका आंसर कैसे आएगा, एन माइनस वन और के माइनस वन से, क्योंकि यहाँ पर एरर वेरिएंस पूछा है, ठीक है। तो एन माइनस वन और के माइनस, एन मतलब नंबर ऑफ सब्जेक्ट है 20 सब्जेक्ट्स, और के मतलब एक्सपेरिमेंटल कंडीशन यानी ये, तो एन माइनस वन क्या हो गया 20 माइनस वन, और के माइनस वन क्या हो गया 3 माइनस वन। तो 19 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 38 आंसर होगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं एन के माइनस वन कर देते हैं, जिसमें कि एन क्या होगा आपका 20 और यहाँ पे 3 माइनस वन, तो ये कर देते हैं कुछ लोग। या फिर कुछ लोग के एन माइनस वन भी करते हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा है वो के एन माइनस वन कर देते हैं। यानी देखो के क्या है आपका 3 है और एन माइनस वन, तो वो क्या करते हैं 19 इंटू 3 कर देते हैं, तो आंसर 57 आ जाता है उनका। लेकिन 57 गलत आंसर है। जब आप एरर वेरिएंस का पूछ रहा है तो आपको एन माइनस वन और के माइनस वन देना है, आपका आंसर 57 नहीं होगा, 38 ही होगा, ठीक है। तो आप, मैंने रिपीटेड मेजर अनोवा भी पढ़ाया हुआ है और उसमें मैंने हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बताया है, तो आप वो भी जाकर, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, आप रिपीटेड मेजर अनोवा भी पढ़ लेना वहाँ से। अब लर्निंग इज नॉलेज एक्विजिशन थ्रू कॉग्निटिव प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ये किसने कहा था कि लर्निंग इज नॉलेज एक्विजिशन थ्रू द कॉग्निटिव, ये एल्बर्ट बैंडोरा। एल्बर्ट बैंडोरा की थ्योरी भी मैंने पढ़ा चुकी है, वो भी मैं लिंक में शेयर कर दूंगी। आई एम जस्ट ब्रिंगिंग दीज क्वेश्चंस कि आपका प्रैक्टिस भी होता रहे। और सबसे अच्छा, जब आप ब्रॉडबैंड मॉडल, ब्रॉडबैंड ने क्या दिया था बताओ, ब्रॉडबैंड ने अर्ली सिलेक्शन मॉडल दिया था, ड्यूट्स ने लेट सिलेक्शन मॉडल दिया था, ट्रेसमैन ने एटेनुएशन दिया था, और कानेमन ने कैपेसिटी मॉडल दिया था। ये तीनों मैं पढ़ा चुकी हूँ। कानेमन का कैपेसिटी मॉडल भी मैं ले आऊँगी, बट मैंने ब्रॉडबैंड, ड्यूट्स और ट्रेसमैन का मॉडल भी पढ़ाया हुआ है। इसकी लिंक भी आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके उससे ये मॉडल्स पढ़ लेना अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो, ठीक है। तो आज का पूरा लेक्चर जो है वो यही था, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मॉडल, क्योंकि स्टेप्स पूछता है, थोड़ा बहुत इसका और क्वेश्चंस मैं ले आऊँगी। बाकी 5 क्वेश्चंस मैंने इसलिए मैं ऐसे लेकर आती हूँ ताकि आपको मेरे लेक्चर्स जो हैं आप उसको भी पढ़ लो, और जो क्वेश्चंस आए हैं वो आपके थोड़े थोड़े प्रिपेयर होते जाएं। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे आपसे एक अगले लेक्चर के साथ। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको इससे हेल्प हुई हो, और अगर आपको कोई और लेक्चर सीरीज़ पढ़ना हो तो वो भी बताना कमेंट सेक्शन पे। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ओके।